एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी के चौथे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको बता दें कि इस वीडियो से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा करके आप इस चैप्टर से संबंधित या फिर किसी और भी चैप्टर का सब्जेक्टिव वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर निबंधकार लिखा हुआ है। आपको हम बताए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का निबंध है, तो ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन है नाखून को, कि चोर को, कि डाकू को, कि बदमाश को। तो यहाँ पर नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्लज अपराधी कहते हैं। अब क्यों इसे निर्लज अपराधी कहते हैं इसका पूरा डिटेल हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वहां से जा करके आप इसका पूरा डिटेल जाके देख सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे जो कि है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि काम सूत्र किसकी रचना है। काम सूत्र किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। काम सूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिक्कत का अर्थ क्या होता है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है, तो सिक्कत का अर्थ होता है मोम। ठीक है, सिक्कत का क्या अर्थ होता है, मोम। तो चौथा का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। महाभारत क्या है। ठीक है, महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, कि शास्त्र है, कि पुराण है। तो महाभारत एक प्रकार का पुराण है। तो पांचवा का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। ऑप्शन है गौड़ देश, कैकई देश, वाहिक या फिर गांधार। कौन से देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, तो 6 का सही आंसर ए हो जाएगा, गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। अब हम लोग देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। बड़े नखों को तो हम लोग देख लिए कि गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। अब छोटे नखों की बारी आई तो छोटे नखों को पसंद करने वाले दक्षिणात्य लोग होते थे। ठीक है, दक्षिणात्य लोग छोटे नाखून पसंद करते थे। तो सातवां का ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 8 का बी आंसर सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं या फिर हम आपको बताए भी हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था।
बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था, या फिर इसको उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, इस प्रकार से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो 9वां का सी आंसर सही हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन है शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बंदरिया। बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए है महादेव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है ब्रह्मा। ठीक है, देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है, तो देवताओं का राजा आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान इंद्र को सभी देवताओं का राजा कहा जाता है। तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा, इंद्र। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। आपको हम बताए थे कि नख पशु के समान होता है, इसलिए नख पशुता का प्रतीक है। हम आपको बताए थे कि पहले के लोग अपनी नाखून को बढ़ाते थे, क्योंकि पहले के लोग अपनी जिंदगी को पशु के समान जीते थे, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नख पशुता का प्रतीक है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर मैक्स मूलर हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। पृथ्वीराज रासो के संपादन कौन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह पृथ्वीराज रासो के संपादक है। मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो इस चैप्टर के भी लेखक हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ए ऑप्शन कहता है कि पद्म भूषण, बी अशोक चक्र, सी विजय चक्र और डी ज्योतिषाचार्य। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी, तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली थी। 14 का डी आंसर सही हो जाएगा, ज्योतिषाचार्य की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिली थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी, और बी है 1957, सी है 1959 और डी है 1961। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा 1957 ईस्वी। तो 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर, अशोक के फूल की रचना है। किनकी रचना है। अशोक के फूल हम आपको बताए थे कि अशोक के फूल, शिरीष के फूल, यह सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। तो 16 का सही आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पूछता है कि शिरीष के फूल के रचनाकार कौन है, तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 17 का ए आंसर सही हो जाएगा, 1979 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु दिल्ली में 1979 ईस्वी को हो गई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। कामसूत्र में, या फिर मेघदूत में, महाभाष्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिलता है। कामसूत्र नामक पुस्तक में नाखून का इतिहास मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ऑप्शन ए कहता है मगध विश्वविद्यालय, बी कहता है लखनऊ विश्वविद्यालय से,
सी कहता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और डी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। 19 का सही आंसर बी हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध किस मानव के किस अंग से है? ठीक है, ये जो सब आकार दिया हुआ है चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, ये सभी का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ये सभी का संबंध मानव के नाखून से है, क्योंकि वहां पर हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आजकल के लोग अपने नाखून को बहुत ही डिजाइन से काटते हैं, अनेक तरह से काटते हैं, जिसमें ये सब कुछ है चंद्राकार, दंतुल, वर्तुलाकार इत्यादि। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलकतक का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अलकतक का अर्थ है, ऑप्शन ए है तेल, आलता, हल्दी या फिर सामुन। तो 21 का सही आंसर बी हो जाएगा आलता। अलकतक का क्या अर्थ होता है? आलता। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए है अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास के पोथा पर या फिर कल्पलता पर। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा आलोक पर्व पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 22 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या होता था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या होता था? तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि प्राचीन मानव जो हमारे आदि मानव होते थे, उनका जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वह नाखून हुआ करता था। नाखून और दांत हुआ करता था, जिसमें मुख्य रूप से नाखून हुआ करता था। तो 23 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या होता था? लोहे का अस्त्र होता था कि घोड़ा होता था कि मिट्टी का घर, की इनमें से सभी? आर्यों के पास क्या होता था? तो आर्यों के पास सभी कुछ होता था। लोहे का अस्त्र भी होता था, घोड़े भी होते थे, मिट्टी या फिर मिट्टी का घर होता था, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कुछ हुआ करता था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। याद रखिएगा, यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में भी आपको हम बता चुके हैं कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कालिदास। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर कि लोहे के विभिन्न हथियार पर? तो 26 का सी आंसर सही हो जाएगा एटम बम पर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो सीधे एटम बम का ही धमकी दिया जाता है, परमाणु बम का ही धमकी दिया जाता है। इसलिए आजकल के जो मनुष्य हैं वह एटम बम पर ही निर्भर हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो 27 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध का ही यह कहना है कि सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की मनुष्यता इसी चीज में है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। तो 27 का बी आंसर सही हो जाएगा गौतम बुद्ध का। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में, उपन्यास में कि कहानी में कि निबंध में? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा
कहानी में। ठीक है, 28 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अशोक के फूल, आपको हम बताए हैं कि अशोक के फूल और शीरीष के फूल दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। माटी की मूर्तें जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। हिरोशिमा कहाँ है जहां पर कि विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था, वह कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ही एटम बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। 30 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन छोटे नखों को पसंद करता है? दक्षिणात्य के लोग। पिछले क्वेश्चन में भी शायद हम बता चुके हैं कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो दक्षिणात्य के लोग छोटे नाखून को पसंद करते हैं। तो 31 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है या फिर भावात्मक निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है या विवरणात्मक निबंध है? तो आपको बताए हैं सबसे पहले ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, वहां पर आपको हम पीडीएफ में भी बताए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो आप सभी लोग जानते होंगे शायद कि भगवान इंद्र का जो वज्र है वह दधीची मुनि के हड्डी से बनाया गया है। ठीक है, दधीची मुनि के हड्डी से ही भगवान इंद्र का वज्र बनाया गया है। तो इसलिए इंद्र का वज्र सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 का सी, इंद्र का वज्र जो है वह दधीची की हड्डी से बनाया गया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, कि पाशवी वृत्ति के, कि सौंदर्य के? तो सी आंसर सही हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के। मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पाशवी वृत्ति के। 34 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, या फिर इनमें से सभी? तो 35 का सही आंसर बी हो जाएगा। अनजान स्मृतियों को ही हम लोग सहजात वृत्तियां कहते हैं। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। तो चलिए यहीं पर आपका यह क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कुल 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि संभावना है कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं। तो इन 35 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि एग्जाम तक आप इसे भूल ना पाएं। और हो सके तो इसे बार बार देखते रहिएगा, जिससे कि यह सभी बात आपके दिमाग में घुसा रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।